इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर तुम लोग भी फ्रोंक्स को खरीदने का प्लान कर रहे हो। पिछले 1 साल का मेरा इस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ इस गाड़ी में कमियां हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस गाड़ी को खरीदने से पहले, क्या कुछ कमियां हैं, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, क्या मारुति की जो क्वालिटी है या मारुति की जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो आज भी पहले वाली है, सर्विस से रिलेटेड क्या कुछ है, मेरा पूरा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा रहा है। अब लोगों को नहीं पता कि इससे पहले भी मेरे पास मारुति की ही गाड़ी थी। वो थी मारुति की स्विफ्ट सेकंड जनरेशन 2015 मॉडल, और वो थी सीएनजी में। सीएनजी से पेट्रोल पे मेरा आने का क्या रीज़न था। सारे के सारे पॉइंट्स है ना मैंने फ़ोन में लिख रखे हैं। अब मैं एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या कुछ अच्छाई है, क्या कुछ इस गाड़ी में कमी है। तो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी दे देता हूँ कि मेरे पास इससे पहले जो गाड़ी थी वो थी स्विफ्ट 2015 मॉडल जो सेकंड जनरेशन आया करती थी, और वो गाड़ी थी मेरे पास सीएनजी में। अब उस गाड़ी को सेल करने के बाद हमने इसे परचेज़ किया है। देखो, नो डाउट वो गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी चलने में, लेकिन मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ थी जो मुझे इस गाड़ी पे शिफ्ट होना पड़ा। सबसे पहले वो सीएनजी में थी, और हमारे जो है मतलब मेरे फैमिली वगैरह के साथ टूर लगते रहते हैं, कहीं बाहर आना जाना हो गया इधर उधर, तो इसके लिए हमारे को लगेज कैरी करने में बहुत दिक्कत होती थी। लगेज हम कैसे कैरी करते थे, जो पर्सन पीछे बैठा है या जो पर्सन आगे बैठा है उसे बैग एक अपने साथ लेके बैठना कंपलसरी ही था, क्योंकि जो बूट है वो सीएनजी के सिलेंडर से भरा रहता था और स्टेपनी से भरा रहता था, तो इस वजह से बूट वहाँ पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता था। नो डाउट एवरेज अच्छी मिलती थी, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव था। अब उस गाड़ी को सेल करने के बाद हमने इसे परचेज़ किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी डीलर पे भरोसा मत करना। देखो, वैसे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए किसी भी डीलर पे। अगर वो डीलर आपकी जान पहचान का है या रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी है, आप उस डीलर पे कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि डीलर लोग हमेशा अपना फ़ायदा पहले देखेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग हाँ मेरा जानकार है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, ये समझ के आप उसकी हो सकता है बातों में आ जाओ, लेकिन वो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा। और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो डीलर पे भरोसा तो करना ही मत। तो अब मैं ये यहाँ पे जो है कोई भी वो वैल्यू नहीं बताने वाला कि वो गाड़ी मेरी कितने में बिकी थी, क्योंकि बहुत से लोग जज करते हैं कि सस्ती बिकी, महंगी बिकी, ये ऐसे कैसे। तो वो गाड़ी जब हमने सेल की वो था अराउंड 25 के आसपास, और इस गाड़ी को हमने परचेज़ किया 16 मार्च 2025 को। और आज जो डेट है वो है 14 अप्रैल 2026, यानी कि ये लगा लो कि 1 साल 1 महीना इस गाड़ी को हो चुका है, लगभग सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब जब इस गाड़ी को मैंने परचेज़ किया तो मेरा जो बजट था वो था अराउंड 7 से 7.5 लाख रुपए बस। अब इस 7 से 7.5 लाख रुपए में मुझे जो है गाड़ी परचेज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने फ्रोंक्स परचेज़ की, क्योंकि ये गाड़ी मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही थी। देखो, नेक्सॉन भी मिल रही थी, अगर मैं 50,000 रुपये थोड़े एक्स्ट्रा डालता तो 8 लाख या 8,10,000 तक में मुझे नेक्सॉन भी मिल रही थी। लेकिन टाटा की तरफ जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं बना, वो इसीलिए क्योंकि हमारे घर में एक टियागो भी है। अब उस गाड़ी में हमारे को आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमने टाटा रिजेक्ट ही कर दी। फिर उसके बाद बची सोनेट पे मुझे थोड़ा बहुत मतलब डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था, लेकिन सोनेट का इंजन मुझे थोड़ा सा अंडर पावर इंजन लगा, इसलिए वो गाड़ी हमने रिजेक्ट कर दी। फिर हाल तौर के जो गाड़ी हमारे पास बजट में बची वो फ्रोंक्स थी, और इससे ऊपर बजट जो मैं एक्स्ट्रा डालता तो 9 लाख रुपए, वो मेरा बजट ही अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसलिए फ्रोंक्स। और एक चीज़ ध्यान में रखना, फ्रोंक्स को गलती से भी एसयूवी समझने की गलती मत करना। ये एक एसयूवी नहीं है। अब आप सोचो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई है या इसमें क्लैडिंग्स वगैरह है, थोड़ा एसयूवी वाला स्टांस है, बोनट दिखता है, नहीं, ये एक क्रॉस ओवर डिज़ाइन है जो कि बलेनो के बेस पे है। इसे एसयूवी मत समझना। अब क्रॉस ओवर डिज़ाइन का मतलब होता है आपको स्मूथ ड्राइव मिले, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन का सेटअप मिले, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिले, और एसयूवी का मतलब अलग होता है। और जो पर्पस एक क्रॉसओवर डिज़ाइन गाड़ी का होता है वो ये गाड़ी मुझे कहीं ना कहीं प्रोवाइड, मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। चाहे फ्यूल इकोनॉमी ले लो, चाहे ख़राब सड़कें ले लो, सस्पेंशन ले लो, स्मूथ ड्राइव ले लो। और मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट हर कंडीशन में चलाया, चाहे आप सिटीज़ ले लो, हाईवे ले लो, पहाड़ों में मैंने इस गाड़ी को चलाया अच्छा खासा। जो मेरी रनिंग कंडीशन है वो मिक्स कंडीशन रही है। अब मारुति की तरफ जाने से पहले मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं अगर मारुति की तरफ जा रहा हूँ, फ्रोंक्स परचेज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस गाड़ी में कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये मारुति है। जैसे कि इस गाड़ी की इंटीरियर की क्वालिटी मैंने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि
डैशबोर्ड में अगर आप कहीं कहीं जगह पे देखोगे, स्पेशली जहाँ पे हम ये मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं भगवानों की, वहाँ पे ये जो है हल्का सा इसमें फ्लेक्स है। तो ये मुझे एक इसका डाउन साइड लगा। ये मेरी पहले स्विफ्ट में भी था, ये मैंने इसमें भी देखा है। और भी मैंने मारुति की गाड़ियों में ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जहाँ पे हम स्टैचू वगैरह रखते हैं, डिवाइन स्टैचू, वहाँ पे हल्का सा फ्लेक्स है। बाकी की गाड़ियों में, बाकी ब्रांड्स की गाड़ियों में मैंने ये चीज़ बहुत कम देखी है। जैसे कि ह्यूंडई देख लो, भले ही वो सेफ्टी में मारुति से थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन उसमें इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। और थोड़ी बहुत जगह पे जो है इंटीरियर डैशबोर्ड में गैप्स वगैरह हैं। जैसे कि इधर इनर हैंडल्स की साइड पे देखोगे ना, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है। वहीं उधर की साइड पे जहाँ पे आप इस टाइम पे बैठे हो मेरे उससे, तो वहाँ पे थोड़ा कम है। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो मतलब ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है। और इंटीरियर की क्वालिटी में ना थोड़ी सी प्रीमियमनेस की कमी लगती है। तो उस चीज़ से इसमें एक माइंड मेकअप बना लेना। जो अगला पॉइंट है दैट इज़ एसी की परफॉर्मेंस। देखो, ये बात अच्छी है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है बेस मॉडल से ही। ये भी बेस मॉडल है सिग्मा। और इसके साथ साथ ये भी बात अच्छी है कि इसमें आपको रियर डिफोकस देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ मेरे को कमी लगी वो है इसके एसी की परफॉर्मेंस। कूलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मारुति। चाहे आप मारुति की वैगनआर ले लो, चाहे आप मारुति की स्विफ्ट ले लो। पुरानी स्विफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नए वाली जो 3 सिलेंडर आ रही है मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन इसका एसी थोड़ा सा अनइफेक्टिव है, जिसमें कि मैंने इसका जो है कैबिन फिल्टर भी चेंज करा लिया है, एसी फिल्टर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद भी इसकी एसी की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कम लगी। अब मुझे करना क्या पड़ता है, पहले मैं ये बहुत ही कम करता था गर्मियों में भी, कि गाड़ी मुझे चला के थोड़ी देर ऑन करके छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि मेरे को आदत थी कि हाँ थोड़ी गाड़ी चलेगी, अपने आप सारी हवा बाहर निकल जाएगी, मैं शीशे रोल डाउन करके एसी चला देता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कूलिंग के लिए। उसमें नहीं लगता था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जब कूलिंग स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें कमी लगी। और एक और चीज़ मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बार को आप एसी की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दोगे, लेकिन उसको इग्नोर नहीं, उससे आप इरिटेट हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड है, बहुत तेज़ साउंड है। अब पता नहीं मारुति ने इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है, इसकी इतनी तेज़ आवाज़ बढ़ा दी। भले ही आप कितनी भी तेज़ म्यूज़िक चला लो, इसकी आवाज़ आपके दिमाग में हथौड़े बजाएगी। अब ना तो इस आवाज़ को कम करने का कोई सिस्टम दे रखा है, ना ही आप इसको कम कर सकते हो, आपको इसे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और मेरे साथ ये आदत है, जब भी मैं लेन चेंज करता हूँ, मैं लेन चेंज इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। अब थोड़ी बहुत आदत मैंने डालनी चालू कर दी है, लेकिन ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग है। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है जो मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी है दैट इज़ ब्रेक्स। इसके ब्रेक्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, सीरियसली बता रहा हूँ। स्विफ्ट के ब्रेक्स इससे ज़्यादा बेटर मुझे लगते थे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी रुकेगी, लेकिन जब आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे या इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे, तो गाड़ी का जो डिस्टेंस है ना, रुकने का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लस जो ब्रेक्स की जो बाइट है, जो फील होती है जब आप ब्रेक प्रेस करते हो, कि जब भी आप ब्रेक प्रेस करते हो तो आपको एक बाइट फील होती है कि ब्रेक्स लग रहे हैं, वो चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी कम है। इससे बेटर ब्रेक्स मुझे हमारी टियागो के लगते हैं। ग्रैंड i10 के चलाए, ग्रैंड i10 के ब्रेक्स अच्छे हैं, पुरानी स्विफ्ट के ब्रेक्स अच्छे थे। इसके ब्रेक्स थोड़े से ब्रेक बाइट कम फील होती है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हाँ, एक बात अच्छी है, इसके ABS उसकी आवाज़ नहीं आती। मैंने जो है देखो 100 to 0 का टेस्ट मैं पहले कर चुका हूँ, हालांकि उसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, होगी तो मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। ABS की साउंड नहीं है। प्लस जब आप हार्ड ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी है ना एक लाइन में ही जाके रुकेगी, ये नहीं गाड़ी इधर उधर लहर गई। बट जो ब्रेक्स की बाइट है वो थोड़ी कम है और डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये इसमें थोड़ी सी कमी लगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। अब जो अगला पॉइंट है उसको देखो, मैं उसको जो है नेगेटिव में काउंट नहीं कर सकता। उसका भी एक रीज़न है, इस गाड़ी के अंदर रोड नॉइज़ है, और आपको रोड नॉइज़ तब उस गाड़ी में मिलेगी, अगर आप फ्रोंक्स लेते हो आपको उसमें रोड नॉइज़ तब देखने को मिलेगी अगर आपकी गाड़ी में MRF के टायर्स हैं। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ ये एक सिचुएशन हुई थी जब मैंने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी, या इस गाड़ी को मैंने परचेज़ किया था। देखो, जब मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया, इस गाड़ी को परचेज़ करने के बाद मैं इस गाड़ी को NH8 पे लेके गया था, सेम डे, लगभग 1 घंटे के बाद ही।
पूजा वूजा कराने के लिए। तो वहाँ पे मुझे इसमें ना रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। नॉर्मल रोड पे नहीं पता चला था, जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी अच्छी खासी हो गई, NH8 पे जब मैं ले गया वहाँ पे स्पीड अच्छी खासी हो गई, वहाँ पे मुझे इस चीज़ को फील हुई कि रोड नॉइज़ गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी वहाँ कम थी। तो अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा ना जल्दबाजी में था, तो मैंने अपनी जो गाड़ी की RC थी मुझे सेम डे ही मिली थी, वो मेरी से शोरूम में ही रह गई थी। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया अपनी RC पिक करने के लिए शोरूम में, तो मैंने वहाँ पे बताया कि मेरी गाड़ी में रोड नॉइज़ बहुत आ रही है, लेकिन जब टेस्ट ड्राइव ली थी उस व्हीकल में नहीं थी। तो मैंने टेस्ट ड्राइव वाली जो व्हीकल हमने चला के देखी थी वो मैंने चेक की। वहाँ पे मैंने नोटिस किया गाड़ी के टायर्स की वजह से, उस गाड़ी के अंदर जो टायर्स थे, आई थिंक JK के पता नहीं ब्रिजस्टोन के टायर्स थे, उनमें रोड नॉइज़ थी लेकिन नॉमिनल थी, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है। उसका रीज़न टायर्स है, MRF के टायर्स हैं जो मुझे इस गाड़ी के साथ मिले हैं। तो अगर आपको MRF के टायर्स नहीं मिले तो वेल एंड गुड है, मिल गए तो आपका रोड नॉइज़ हो सकता है झेलनी पड़े। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो देखो, 2 चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। एक तो पीछे की विंडशील्ड, जो पीछे की विंडशील्ड है। अब मैं इस एरिया में से आया हूँ, यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है। लगभग मैं घर से 3 या 4 किलोमीटर दूर आया हूँ, इतने में ही पीछे विंडशील्ड पे इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है। अब मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं किसी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो मुझे गाड़ी रोक के मैं एक आदत मैंने बना ली है, जब भी मैं ब्रेक के लिए रुका हूँ या मैं थोड़ा मतलब किसी पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप के लिए रुका हूँ, तो मुझे एक बार पीछे विंडशील्ड पे कपड़ा मारना ही मारना है, क्योंकि पीछे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अब वो इस गाड़ी का देखो जो पीछे का डिज़ाइन है वो अच्छा है, लेकिन उसी डिज़ाइन का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि जब ड्रैग आता है, ड्रैग के साथ साथ जब धूल मिट्टी उड़ते हुए आती है तो सारी की सारी पीछे विंडशील्ड पे रुक जाती है, जिसकी वजह से पीछे विंडशील्ड बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये, अगर आप इसका विंडशील्ड का ये वाला एरिया देखोगे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये IRVM और जो आपका स्टीरियो है, ये बहुत मतलब इतना सा डिस्टेंस है बस। इसकी वजह से ये जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी कम देखने को मिलती है। अब ये पता नहीं कंपनियों ने क्यों ये डिज़ाइन निकाल दिया ऊपर, इसको थोड़ा सा नीचे माउंट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है विजिबिलिटी ताकि अच्छी हो। दूसरी चीज़ जो विजिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, पीछे का जो विंडशील्ड है और ये जो IRVM है, जो विंडशील्ड है वो थोड़ा सा जो है छोटा है, जिसकी वजह से इसमें विजिबिलिटी पूरी नहीं आती। और उसका एक और मेन रीज़न ये है, इसके जो हेडरेस्ट हैं पीछे के वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को विजिबिलिटी में दिक्कत देती है। देखो अभी ये जो मैंने जितने भी नेगेटिव्स बताए, देखो आपको हर गाड़ी के अंदर नेगेटिव देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही परफेक्ट निकले। वो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट तब होता है जब वो गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी, हर व्हीकल के अंदर। अब बात ये आती है कि आप उन नेगेटिव से या जो उस गाड़ी के फ्लॉज है उससे आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो। जैसे कि मैंने विंडशील्ड का एग्जांपल बताया, पीछे डर्ट वगैरह आती है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैंने हैबिट बना ली है कि मुझे ब्रेक लेना है तो एक बार उधर कपड़ा मारना ही मारना है, ये मैंने एक आदत बना ली है। दूसरी चीज़ विजिबिलिटी, वो मेरे को भी आदत पड़ गई है गाड़ी चलाते चलाते। शुरू में हो सकता है आपको भी थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वो अब मेरे को आदत पड़ चुकी है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव्स होते हैं जिन अगर आप उनको नेगेटिव से मैनेज नहीं कर पाते तो वो आपको गाड़ी का जो पर्पस है वो हो सकता है आपको फुलफ़िल ना करके दे। चलें, तो देखो मैं कुछ ऐसे उसमें वोट में से आया हूँ, ऐसी कंडीशन में से आया हूँ। तो नेगेटिव्स तो देखो मैंने बहुत बता दिया, बहुत से लोग हो सकता है ऑफेंड भी हो जाए मेरे इन बातों से, मेरी इन नेगेटिव्स से। लेकिन देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं कोई फेकनेस वाले काम नहीं करूँगा कि आपको कुछ बताऊँ, आपको कुछ लगे, फिर बाद में आप रिग्रेट करो या कमेंट्स में आके मेरे को शिकायत करो। मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं जो है ज़्यादातर रॉ ही रखता हूँ। अब देखो टॉपिक से नहीं भटकते, अब आते हैं बातों पे। सबसे प्यारी जो मुझे इस गाड़ी में लगती है, जो मेरा पर्पस फुलफ़िल करने में हेल्प करती है, दैट इज़ इस गाड़ी का सस्पेंशन एंड इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस का जो कॉम्बिनेशन है। मैं लिटरली बताऊँ, पहाड़ों पे मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी मेरी मतलब अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी करके गाड़ी निकालनी पड़ रही है, इस साइड पे मलबा वगैरह पड़ा है, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के निकालनी पड़ रही है, नहीं, यहाँ पे भी
मतलब गाड़ी जो है इस तरीके से ग्लाइड करती हुई निकलती है, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब ये जो कॉन्फिडेंस का रीज़न है, देखो मैं एक बार बलेनो लेके गया था रेवाड़ी में, मैं मतलब कुछ रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, मैं बलेनो लेके गया था। तो अब उस गाड़ी के साथ क्या हुआ था रेवाड़ी देखो आपको गांव देहात का एरिया देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो एरिया है वो गांव देहात का एरिया है। अब वहाँ पे ना वो गाड़ी मेरे को कॉन्फिडेंस इतना नहीं दे रही थी, मतलब नालियाँ हैं, इधर ऐसा गड्ढा है, तो मतलब वो गाड़ी कहीं ना कहीं एक दो बारी टच भी हो गई थी। अब वहीं पर ही जब मैं इस गाड़ी को लेके गया, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने गाड़ी निकाली है ना जिसकी कोई हद नहीं। ये मुझे इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। अभी दोबारा देखना, खड्डे इतने बड़े प्यार से गाड़ी को, मतलब कुछ भी नहीं है। ये एक जो है क्रॉसओवर डिज़ाइन गाड़ियों का एक पॉजिटिव रहता है। आप सस्पेंशन ले लो, आप इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ले लो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ दी है। अब देखो जो मैं बता रहा था ना कि पीछे धूल डर्ट वगैरह अट्रैक्ट होती है, पता नहीं दिख पा रहा है या नहीं, साफ दिख रहा है कैसी धूल अट्रैक्ट हो रही है। एक बार मैं उतर के दिखाता हूँ आपको। पूरी गाड़ी पे इतनी डर्ट नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखो पूरी गाड़ी साफ पड़ी है मेरी, ठीक है, पूरी गाड़ी ओके है। और यहाँ देखो, ये देखा कितनी धूल मिट्टी है ये। और पूरी गाड़ी पे देख लो, ये जो मैंने नेगेटिव बताया था, ये इस गाड़ी के साथ एक नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा जो मैंने वो बताया था, ये चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्स है। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करना, जो मैंने आपको डैशबोर्ड की वो बताई वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे इंटीरियर डैशबोर्ड में इम्प्रूवमेंट लगी। वो क्या, स्विफ्ट में थोड़े टाइम बाद ही रैटलिंग की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती थी। लेकिन इस गाड़ी में अभी तक कोई भी नहीं है। अगर मैं इसको हल्का सा फ्लैक्स करूं, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और उसमें गड्ढों में तो स्पेशली आती थी, इस गाड़ी में कहीं पे भी कोई भी रैटलिंग की आवाज़ नहीं है। तो वापस आते हैं, सस्पेंशन एंड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही प्यारी है। अब दूसरी चीज़ दैट इज स्टीयरिंग व्हील। ये भी चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। स्विफ्ट में, मारुति की पुरानी की गाड़ियों में स्टीयरिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत रही है कि उनका जो स्टीयरिंग है ना वो वापस नहीं आता। ये जो रैटलिंग की आवाज़ आ रही है आपको चाबी की आ रही है, उनका स्टीयरिंग इतना वो नहीं आता था, वापस नहीं आता था, हाथ से वापस लाना पड़ता था। इतना ज़्यादा अगर आता भी था तो बहुत ही मतलब आलसी टाइप स्टीयरिंग था। इसमें वो चीज़ मुझे देख के मज़ा आ गया, लिटरली बता दूँ। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग कैसे अपने आप वापस आता है। यहाँ पे मैं यू टर्न काट के दिखाऊंगा एक बार। ये यहाँ पे मैंने काटा यू टर्न, देखा, मुझे हाथ से रोकना पड़ रहा है स्टीयरिंग। देखा, ये चीज़ स्टीयरिंग ने इम्प्रेस कर दिया इस गाड़ी के। और इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी पुरानी स्विफ्ट के कंपैरिजन में। मैंने देखो कोई रिव्यू वगैरह नहीं देखा था, मैं सीधा शोरूम गया था, मैंने गाड़ी चला के देखी थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसका स्टीयरिंग कैसा है, ये है वो है, नहीं। स्टीयरिंग अच्छा है, हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब देखना मैं, अगर मैं यहाँ पे मौका मिले शार्प कट लेने का, मतलब ये देखना, ये चीज़ अभी यहाँ पे देखना, अगर मैं थोड़े मतलब ऐसे ओवरटेक्स करूँ तो ये चीज़ मज़ेदार लगी मुझे इसके स्टीयरिंग के साथ।
देखा मैं कैसे, मैं बताया था मैं लेन चेंज करते टाइम मुझे आदत है लेन चेंज इंडिकेटर्स यूज़ करने की, तो इस वजह से मैं जो है इंडिकेटर की साउंड से थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो गया था। अभी धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ मैं। स्टीयरिंग एंड हैंडलिंग कसम से मज़ा आ गया, आपने देख ही लिया होगा। अभी गाड़ी की स्टेबिलिटी, तो यस गाड़ी स्टेबल है। लगा था कि गाड़ी हल्की है, मारुति की जो गाड़ियाँ हैं हल्की ही रहती हैं नॉर्मली, तो लगा था कि कम ही होगी स्टेबिलिटी, लेकिन नहीं, गाड़ी में स्टेबिलिटी है। 100-120 पे आप क्रूज़ करके, अब जैसे मैंने आपको दिखाया मैं कैसे कट मार रहा हूँ 80-90 की स्पीड पे, तो गाड़ी स्टेबल है। यस, हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे मैंने बताया, जब मैं हार्ड ब्रेकिंग एक बार मैंने ट्राई की थी, इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने की थी, मुझे इंसिडेंट्स मैंने बताया, तो गाड़ी अपनी लाइन में थी ब्रेकिंग के टाइम पे, तो स्टेबिलिटी है। लेकिन हाँ, अभी अगर मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ 120 से, अभी तो खैर 120 अब आ गई है, लगभग 130 पे आ गई गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, स्टीयरिंग में मुझे वाइब्रेशंस फील होती है, तो मैं इस गाड़ी को नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस गाड़ी को 120 से ऊपर लेके जाओ। मैक्सिमम 120 ही रखो, 120 से ऊपर आप गाड़ी को मत ही लेके जाना। यही गाड़ी क्या, कोई सी भी गाड़ी मत लेके जाना। मैं सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखा रहा था कि हाँ, इस गाड़ी में 130 की स्पीड पे स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस फील होती है। 120 तक गाड़ी अच्छी स्टेबल है, 120 के ऊपर गाड़ी स्टेबल कम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे कम है। मुझे देखो, इस गाड़ी से मुझे कोई शिकायत नहीं है इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर के। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, अच्छी एवरेज देता है, अच्छा रिफाइंड इंजन है, अच्छा पंची फील होता है। हाँ, अब अगर आप गाड़ी में वेट ऐड करके 4 जने और बिठा करके आप ये बोलो कि इंजन अंडर पावर है, तो वो हर किसी गाड़ी का, हर किसी उसका नेचर है। आपको आदत है अगर सिंगल बंदे को गाड़ी चलाने की, तो उसमें आप वेट ऐड करके चलाओगे तो आपको अंडर पावर तो फील होगा ही, वो अंडर पावर नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझना, आप एक बंदा भाग रहा है एक ग्राउंड में बिना किसी वेट के, वो अच्छे खासे राउंड कवर कर लेता है, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेता है। वहीं आप जो है, आपके पास वेट है अच्छा खासा, आप उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहे, तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। अंडर पावर ये इंजन कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं इस गाड़ी को पहाड़ पे लेके गया था, पहाड़ों पे इस गाड़ी में मेरे साथ थे 5 जने और 3 लगेज थे, मतलब 3 बैग थे लगेज के, डिग्गी मतलब ऑलमोस्ट फुल थी। अब उस कंडीशन में मैं इस गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ा रहा हूँ बिना किसी एफर्ट के, कहीं से कहीं भी अंडर पावर इंजन नहीं है, अच्छा पावर है इस गाड़ी में। और अगर आप इस गाड़ी में 80 to 90 की स्पीड मेंटेन करके चलोगे, अच्छी एवरेज देगा। वहीं अगर आप 90 से थोड़ा ऊपर जाओगे, 100-110 में जाओगे, तो एवरेज थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब 80 to 90 की स्पीड पे ये एवरेज मेरे को अराउंड 20 का दे देती है, वहीं थोड़ा ऊपर जाते ही ये मेरे को जो है अराउंड 17-18 का देती है। तो ये एक डिफरेंस है। इंजन अच्छा है, माइलेज अच्छी है, और सबसे मेन चीज़ गाड़ी के गियर्स, कसम से बता रहा हूँ, देखो 5th गियर में है, इतनी प्यारी स्लॉटिंग है इस गियर की, इतना स्मूथ शिफ्टिंग है, बस एक बार इशारा करना होता है गियर्स को। 3rd पे डालूंगा, देखना। चलो यहाँ पे एक बार गाड़ी को खींचते हैं, पुल करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको इस गाड़ी की परफॉर्मेंस। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करें, हो गया। अब इस गाड़ी को मैं पुल करूँगा, अच्छा पुल करती है गाड़ी। और जो मैं गियर शिफ्टिंग बता रहा हूँ ना, स्लॉटिंग, स्मूथनेस,
इतना रिफाइंड इंजन है, आवाज़ इतनी प्यारी आती है गाड़ी के इंजन की पुल करने पे। और वहीं अगर आप नॉर्मल चलाओगे इसको इंजन को, तो रोड नॉइज़ के अलावा कोई कुछ ज़्यादा खास आवाज़ नहीं है इंजन की, बहुत ही नॉमिनल सी साउंड है। म्यूज़िक चला दोगे इंजन के साउंड की पता भी नहीं चलेगी, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। मारुति के इंजन आपको पता ही है कैसे इंजन होते हैं। स्लॉटिंग की जो मैं बात कर रहा था ना, ये देखो अब मैं थर्ड गियर में डालूंगा ना, सिर्फ इशारा करूंगा, देखना झटका लगा, सॉरी, देखो दोबारा फोर्थ में डालूंगा, सिर्फ इशारा करना है गियर को, वो अपने आप स्लॉट पकड़ लेता है। इतनी स्मूथ शिफ्टिंग है, इतनी प्यारी स्लॉटिंग है। देखना दोबारा थर्ड पे डालूंगा, सेकंड पे है, देखा, फोर्थ पे डालूंगा, इतनी प्यारी स्लॉटिंग है इंजन की, सॉरी गियर बॉक्स की। NVH, अब मैं थोड़ा NVH के ऊपर आ जाता हूँ, शायद मैंने अभी बता भी दिए थे। देखो इंजन वाइब्रेशंस कहीं से कहीं तक फील नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप इस गाड़ी को 130 तक ले जाओ, 120 से ऊपर ले जाओ। 120 से ऊपर जाते ही स्टीयरिंग पे हल्की सी वाइब्रेशन है। उसके बाद आवाज़ की बात करें, देखो रोड नॉइज़ है, अभी आप शायद हो सकता है सुन पा रहे होंगे, रोड नॉइज़ गाड़ी के अंदर है। वो उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, वो टायर्स की वजह से है, टायर्स की वजह से गाड़ी के अंदर रोड नॉइज़ है। और उसके बाद इंजन की जो आवाज़ है, इंजन की आवाज़ आपको नहीं फील होगी तब तक, अगर मान लो आपने गाड़ी में म्यूज़िक चला रखा है तो आपको इंजन की जो आवाज़ है वो नहीं पता चलेगी। अब अगर आप ऐसे चल रहे हो तो 2000 के आसपास आपको जो है थोड़ी बहुत इंजन की आवाज़ आएगी, वो थोड़ा बहुत चलता है। देखो नेक्स्ट है दैट इज़ सर्विस। देखो सर्विस मैं इसकी 3 सर्विस करा चुका हूँ कंपनी से, 2 तो देखो फ्री होती है, एक तीसरी मैंने अभी रिसेंट कराई थी, उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी, जाके वीडियो देख सकते हो। तो सर्विस का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, इतना मतलब कोई वो नहीं है। हाँ बस वॉशिंग में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इशू थे ब्रेक्स वगैरह को लेकर के, उन्होंने कोशिश तो की रिजॉल्व करने की, लेकिन मज़ा नहीं आया। सुनवाई तो देखो है। सर्विस में मेरा इसमें जो अभी थर्ड सर्विस का बिल आया है दैट इज़ 3000 रुपये। 3000 रुपये में इन्होंने इंजन ऑयल फिल्टर, कैबिन फिल्टर और एयर फिल्टर मैंने अलग से परचेज़ किया है। क्या चाहिए। ये था गाड़ी का एक्सपीरियंस, कैसा लगा कमेंट्स में बताना, क्या कुछ आपके थॉट्स हैं, सब कुछ। ड्राइविंग से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, सीरीज़ को फॉलो करना, सीरीज़ में बने रहना।